गंगोत्री से कोई 3 दिन के ट्रैक के बाद आती है वो जगह जो मेरी अब तक की हिमालयन यात्राओं में सबसे एडवेंचरस और खास यात्रा बन गई। आज मैं जाने वाली थी अपनी जिंदगी के सबसे मुश्किल ट्रैक्स में से एक केदारताल के ट्रैक पर। इस ट्रैक में लैंडस्लाइड जोन पर गिरते पत्थरों से बचकर निकलना हो या फिर कई दिनों तक लगातार बदलते हुए मौसमों से सामना। रास्तों पर आने वाले अनगिनत पानी के झरनों को पार करना हो या फिर थलय सागर, भृगुपंत और जोगिंग जैसी हिमालयन श्रृंखलाओं को ठीक सामने से निहारना। बड़े बड़े पत्थरों से भरे और बर्फ से ढके ग्लेशियर के इन रास्तों पर गिरते और फिसलते काफी दिलचस्प रही महादेव के इस पावन कुंड तक पहुंचने की मेरी कहानी। केदारताल ट्रैक के लिए मैं उत्तरकाशी होते हुए गंगोत्री पहुंच गई और यहीं से स्टार्ट होता है केदारताल ट्रैक। वैसे तो नेक्स्ट मॉर्निंग ही हमें यह ट्रैक स्टार्ट करना था, लेकिन भारी बारिश के चलते हम 3 दिन गंगोत्री में ही फंसे रहे। चौथे दिन सुबह उठे तो मौसम थोड़ा साफ मिला और हमने अपना ट्रैक स्टार्ट करने का डिसाइड किया। यह ट्रैक मैं सौरभ और उनकी टीम के साथ कर रही थी, जो गंगोत्री के ही रहने वाले थे। सौरभ के अलावा हमारी टीम में थे दुर्गेश व गणेश। हमारे साथ 2 पोर्टर भी जाने वाले थे, जो थे खड़क सिंह और टेकराज। ये दोनों ही नेपाल में झांझरपुर के रहने वाले थे। अब मैं अपने होटल से बाहर आ गई हूँ और बस अब थोड़ी ही देर में मैं ट्रैक स्टार्ट करने वाली हूँ। सुबह 9 बजे हमने अपना ट्रैक स्टार्ट कर दिया। गंगोत्री मंदिर के पीछे बने एक पुल को क्रॉस करते ही शुरू हो जाता है केदारताल ट्रैक। ट्रैक का रास्ता गंगोत्री मंदिर से कोई आधा किलोमीटर दूर बसे सूर्य कुंड से होकर जाता है। यह सूर्य कुंड काफी पवित्र माना जाता है। कहते हैं कि सूर्य की पहली किरण यहाँ इसी कुंड पर पड़ती है। सूर्य कुंड से कोई 100 मीटर दूर है केदारताल चेक पोस्ट। बिना परमिट के आप यहां से आगे नहीं जा सकते। केदारताल ट्रैक में चढ़ाई इस चेक पोस्ट से ही शुरू हो जाती है। ट्रैक की शुरुआत में ही ऐसी खड़ी चढ़ाई देख मैं थोड़ा सरप्राइज जरूर हो गई। कोई 300-400 मीटर ऊपर पहुंच नीचे गंगोत्री मंदिर के क्लियर दर्शन होने लगते हैं। गंगोत्री धाम से थोड़ा आगे ही एक ट्रेल जाती दिख जाती है, जो गौमुख तपोवन का रास्ता था। इसे देख मेरे पिछले साल की गई गौमुख तपोवन ट्रैक की यादें एक बार फिर से ताजा हो गई। पीछे से अब सौरभ और बाकी की टीम भी पहुंच चुकी थी।
हमारा प्लान आज गंगोत्री से एक भोज खरक नाम की जगह पर पहुंचने का था और फिर वहां नाइट स्टे कर अगली मॉर्निंग वहां से केदार खरक नाम की जगह पर पहुंचना था। तीसरे दिन केदार खरक से केदार ताल और फिर चौथे दिन वापस गंगोत्री का ट्रैक करना था। हालांकि यह प्लान बनाते हुए मुझे जरा भी आइडिया नहीं था कि यह ट्रैक मेरे लिए कितना डिफिकल्ट होने वाला है। पाँच मिनट के फ्लैट रास्ते के बाद अब हम एक घने जंगल में एंटर करते हैं। भोजपत्र के पेड़ों के अलावा यहाँ काफी प्रकार के फूल और घास उगी हुई थी। एक 1.5 किलोमीटर के ट्रैक के बाद अब कई टाइप के छोटे जंगली फल मिलने लगे। इन फलों का कलर इतना अट्रैक्टिव था कि ना चाहते हुए भी आप इन्हें तोड़ने पर मजबूर हो जाएं। दो किलोमीटर ट्रैक के बाद हमने अपना पहला ब्रेक लिया। सौरभ कुछ ड्रिंक्स लेकर आए थे तो हम वही पीने लगे। केदारताल ट्रैक के परमिट के लिए आपको इंश्योरेंस और फिटनेस सर्टिफिकेट के साथ एक्सपीरियंस लेटर भी चाहिए होता है। मेरे लिए ये सारी चीजें सौरभ की कंपनी सोल सीकर ने ही अरेंज की थी। गौमुख तपोवन ट्रैक भी मैंने सौरभ के साथ ही किया था। ट्रैक पर हम एक लंबी रस्सी लेकर भी चल रहे थे क्योंकि लगातार बारिश की वजह से रास्ता कई जगह टूट गया था, जिसे पार करने के लिए रोप की जरूरत पड़ सकती थी। एक छोटी सी पानी की धारा को पार करने के बाद रास्ते का एक छोटा सा हिस्सा टूटा मिला, जिसे हमने आसानी से पार कर लिया। कोई 4 किलोमीटर के ट्रैक के बाद अब हम अचानक घने जंगल से निकल एक घाटी की तरफ आ गए, जहां कुछ दूर चलते ही सामने दिखने लगा एक बड़ा सा झरना। इस सीढ़ीदार झरने की कई लेयर थी, जिसका पानी काफी हाइट से गिर रहा था। अभी तक किए गए 5 किलोमीटर के ट्रैक में 4.5 किलोमीटर का ट्रैक खड़ी चढ़ाई वाला था। इसे कवर करने में कोई ज्यादा प्रॉब्लम तो नहीं हुई, लेकिन अब जो पॉइंट क्रॉस करना था वह केदारताल ट्रैक में पहले दिन का एक बड़ा चैलेंज माना जाता है, और यह पॉइंट था स्पाइडर वॉल। ट्रैक के इस पॉइंट को आपको एक खड़ी दीवार की तरह पार करना होता है। इसे पार करना उतना डिफिकल्ट तो नहीं होता, लेकिन जो चीज इसे थोड़ा चैलेंजिंग बनाती है वो है इस पर ऊपर से गिरता पानी। इस पानी की वजह से इस हिस्से को किनारे से ही झुककर पार करना पड़ता है। गणेश ने इस हिस्से को नीचे की तरफ से स्पाइडरमैन की तरह पार किया, तो दुर्गेश ने सीधे ही चलकर क्रॉस कर लिया।
मैं भी इसे जैसे तैसे पार कर आगे बढ़ चली। थोड़ा आगे चलते ही रास्ते पर कुछ पत्थर गिरे मिले, जो कि अभी अभी गिरे लग रहे थे। इस रास्ते के एक तरफ बड़े बड़े पत्थर और दूसरी तरफ गहरी खाई थी, जिससे यह थोड़ा रिस्की लग रहा था। दुर्गेश ने आगे बढ़ते हुए पत्थरों को थोड़ा इधर उधर कर एक रास्ता बना दिया। केदारताल ट्रैक पर कई फूल और पौधे ऐसे मिल रहे थे जिन्हें मैं जिंदगी में पहली बार देख रही थी। ट्रैक के कई हिस्से छोटे छोटे फूलों के बागानों में बटे हुए लग रहे थे। छह किलोमीटर ट्रैक के बाद अब हम लंच के लिए बैठ गए। सौरभ गंगोत्री से ही लंच में रोटी और भिंडी की सब्जी पैक करवाकर लाए थे। अब यहाँ से भोज खड़क कोई 1 किलोमीटर ही रह गया था। बीच में एक छोटे से लैंडस्लाइड एरिया को पार कर थोड़ी ही दूर एक और पानी की धारा आ गई। रास्ते का यह हिस्सा भी टूटा हुआ था, जिसके एक हिस्से में लकड़ियां लगाकर एक टेम्पररी पुल सा बनाया गया था। कोई 300-400 मीटर और आगे चलकर अब सामने एक टिन का शेड दिखने लगता है और यही जगह थी भोज खड़क। केदारताल ट्रैक में पहले दिन यहीं पर कैंपिंग होती है। आंधी तूफान की वजह से यह शेड टूटा पड़ा था। अभी कोई 3 ही बजे थे, तो हमने 1-2 किलोमीटर और ट्रैक कर आगे टेंट लगाने का डिसाइड किया। आगे 2 किलोमीटर का ट्रैक अब तक का सबसे खूबसूरत पार्ट होने वाला था, जो कई बार एक अनरियल ब्यूटी लगी। ट्रैक का एक लंबा हिस्सा फूलों की ऊंची ऊंची झाड़ियों से भरा हुआ था, जिस वजह से रास्ते का आइडिया लगाना थोड़ा मुश्किल था। फूलों के ये बड़े बगीचे खत्म होते तो खूबसूरत घास के मैदान आ जाते। लाल, पीली, हरी ये रंग बिरंगी घास मानो जैसे खूबसूरती में फूलों को ही टक्कर दे रही हो। इस जगह की सुंदरता अनोखी तो लग रही थी,
लेकिन यहाँ पर चढ़ाई भी काफी थी। थोड़ा कोहरा साफ हुआ तो ठीक सामने पहाड़ों पर ताजी ताजी बर्फगिरी दिखने लगी। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं थैंक यू करना चाहूंगी नॉर्थ कैरोलिना यूएस में रहने वाले श्री पंकज अग्रवाल जी का, जिन्होंने मेरे केदारताल ट्रैक में कंट्रीब्यूट किया। ठीक सामने अब सौरभ भी दिखने लगे, जो कि हमारी कैंप साइट के लिए जगह क्लियर कर रहे थे। नीचे बोझ खड़क के कंपैरिजन में यहाँ कैंपिंग के लिए जगह ज्यादा खुली थी। थोड़ी देर में पोर्टर्स भी सारे इक्विपमेंट्स लेकर आ गए, तो हमने कैंप सेटअप करने स्टार्ट कर दी। यहाँ पर 2 टेंट्स लगाने का प्लान था, एक मेरे लिए और दूसरा एक बड़ा टेंट बाकी की टीम के लिए, जो कि हमारा किचन टेंट भी होने वाला था। अभी कोई 6 बज चुके थे, तो ठंड भी काफी बढ़ गई थी। इन कलरफुल वादियों के बीच हमारा टेंट इस लैंडस्केप को और रंगीला बना रहा था। रात को डिनर करके मैं टेंट में ही बैठ गई। चांदनी रात थी, तो बिना लाइट के भी यहाँ काफी उजाला हो रहा था। हवाएं अब थोड़ा कम हो गई थी, तो मैं चांद की रोशनी में इन पहाड़ों को देखने बाहर आ गई। रात लगभग 10 बजे मैं सो गई। अगले दिन सुबह 5:30 बजे उठकर टेंट से बाहर आई तो मौसम साफ था। लास्ट 1 हफ्ते की भारी बारिश के बाद 2 दिनों से अब मौसम थोड़ा अच्छा हो गया था। ठीक सामने अब कुछ हिमालयन पीक्स भी दिखने लगे थे, जो कि हम पिछली शाम कोहरे की वजह से नहीं देख पाए थे। दूर थलय सागर और भृगुपंत श्रृंखलाओं का कुछ हिस्सा दिख रहा था, जिन्हें कि हम कल केदारताल पहुंचकर ठीक सामने से देखने वाले थे। आज है डे 2 और थोड़ी ही देर में हम निकलेंगे अपने अगले पड़ाव के लिए, जो है केदार खड़क। सुबह 8 बजे हमने नाश्ता कर लिया। नाश्ते में ब्रेड और चाय थी। नाश्ते के बाद अब शुरू हुआ टेंट्स को पैक करने का सिलसिला। टेकराज और खड़क सिंह जी भी धूप सेकते सेकते मेरा टेंट भी समेटने लगे।
ब्रेकफास्ट हो चुका है और साथ ही टेंट की भी जो है पैकिंग हो गई है। हल्की हल्की धूप है आज और मौसम साफ लग रहा है, तो बस थोड़ी देर में हम अपना ट्रैक शुरू करेंगे। सौरभ भी अब ट्रैक के लिए रेडी हो चुके थे। मैं सौरभ के साथ थोड़ा पहले निकलने वाली थी, क्योंकि थोड़ा आगे ही एक बड़ा लैंडस्लाइड एरिया था, जिसके हिस्से को सौरभ ने हमें एक एक करके पार करवाना था। तो ये मुझे हेलमेट दे दिया गया है, क्योंकि आगे ट्रैक पर पत्थरों के गिरने की संभावना है, तो उसके लिए जो है हम हेलमेट पहन सकते हैं। 9 बजे हमने आगे का ट्रैक स्टार्ट कर दिया। कैंप साइट से अगला 200 मीटर का ट्रैक नीचे की तरफ जाता है। सुबह की सुनहरी धूप की चमक में ये घास के बड़े बड़े मैदान और रंगीन नजर आ रहे थे। आगे चलते हुए एक छोटी सी वाटर स्ट्रीम पार की और इसे पार करने के 100-200 मीटर बाद ही अब दिखने लगते हैं मिट्टी पत्थर के कच्चे पहाड़। केदारताल के इस ट्रैक में 300-400 मीटर का यह पार्ट मुझे सबसे ज्यादा खतरनाक लगा। इसमें रास्ता एक खड़ी पहाड़ी से होकर जाता है, जो कि एक लैंडस्लाइड जोन था। पहाड़ में ऊपर के भाग से मिट्टी व छोटे छोटे पत्थर नीचे आ रहे थे, जो कि नीचे आकर केदारगंगा नदी में गिर रहे थे। एक कच्चे पहाड़ को क्रॉस करके हम पहले नदी किनारे पहुंच गए और किनारे किनारे ही आगे बढ़ने लगे। जब खराब मौसम में यहाँ पहाड़ी से ज्यादा पत्थर गिरने का रिस्क रहता है, तो कई बार नदी को यहीं से क्रॉस करके आगे का ट्रैक किया जाता है। किस्मत से पिछले 2 दिन से थोड़ी धूप थी। अगर बारिश रहती तो इन कच्चे पहाड़ों पर पत्थर गिरने के चांसेस और बढ़ जाते। कोई 100-200 मीटर नदी के किनारे चलने के बाद अब ऐसे ही एक लैंडस्लाइड एरिया में खड़ी चढ़ाई को पार करना था। ऊपर को चढ़ते हुए रास्ता छोटे छोटे पत्थरों से भरा हुआ था, जिसमें पैर फिसल रहे थे। जहां पर भी पैर फिसलते वहां कुछ छोटे पत्थर व कंकड़ गिरकर सीधा नदी में चले जाते। इस एरिया को क्रॉस करते हुए मन में यह विचार जरूर आता है कि अगर खाली चलते हुए भी हमें यहाँ इतनी दिक्कत होती है, तो पोर्टर 30-40 किलो सामान के साथ इस एरिया को कैसे क्रॉस करते होंगे।
कोई 20-25 मिनट के इस रिस्की ट्रैक के बाद हम अब एक छोटे से घास के मैदान में निकल गए और आगे एक पानी के झरने के पास रेस्ट के लिए बैठ गए। यहाँ पर सौरभ ने अपने बैग से कुछ स्नैक्स व ड्रिंक्स निकाले। यहाँ बैठे बैठे ही मैं उनसे आज के ट्रैक व केदारताल की लोकेशन जानने लगी। सौरभ यहीं से वापस लैंडस्लाइड एरिया की तरफ चले गए ताकि वह बाकी टीम को सेफली वह हिस्सा क्रॉस करवा सके। तो मैंने धीरे धीरे अकेले ही आगे का ट्रैक शुरू कर दिया। आगे चलते हुए रास्ता अब थोड़ा फ्लैट मिलने लगा था। पत्थर अब कम से होने लगे थे और लंबी लंबी घासों का रास्ता मिलने लगा था। रंग बिरंगी घास, चारों तरफ खूबसूरत पहाड़, बगल में बहती नदी की आवाज। हिमालयन ट्रैक्स की जर्नी इसके डेस्टिनेशन से कहीं भी कम सुंदर नहीं होती। थोड़ा आगे जाकर एक और वाटर स्ट्रीम पार किया। अभी तक इस ट्रैक पर मैं जितने वाटर स्ट्रीम्स पार कर चुकी थी उतने लास्ट 5 ट्रैक्स में मिलाकर भी ना किए हैं। ट्रैक्स में ऐसे वाटर स्ट्रीम का यह फायदा होता है कि आप जहां मर्जी वहां अपने टेंट्स लगा सकते हैं। यहाँ से अब मैं हिमालय की मंदा वन पीक भी देख सकती थी। गढ़वाल हिमालय में स्थित यह पर्वत 21,000 फीट से भी ऊंचा है। अभी तक भोज खड़क से मैं कोई 5 किलोमीटर दूर आ गई थी। रास्ता एक बार फिर से चढ़ाई वाला था। इस ट्रैक पर कोई प्रॉपर ट्रेल तो थी नहीं, इसीलिए जहां पर हल्की सी घास दबी थी उसी को रास्ता समझकर मैं आगे बढ़ रही थी। अभी बाकी की टीम काफी पीछे थी। जब भी मैं इस वीरान जगह पर अकेले होने का सोचती, माइंड एक नर्वस एक्साइटमेंट से भर जाता। ये भी कितनी अनोखी चीज है कि हिमालयन श्रृंखलाएं और ये जगह अनजान होने के बाद भी कितने खास होने का एहसास कराती हैं। कोई आधा किलोमीटर और चलने के बाद अब अचानक ही चढ़ाई खत्म हो गई। मैं अब एक वैली में पहुंच गई थी। सामने ही भरल का एक बड़ा झुंड घास चरता नजर आया। आगे बढ़ी तो वो डर कर ऊपर पहाड़ की तरफ भागने लगी। बाईं तरफ बर्फ से भरी चट्टानें खड़ी थी और दाईं तरफ से ग्लेशियर का क्रिस्टल क्लियर पानी बहकर आ रहा था।
नजर में ये जगह मुझे गौमुख के ऊपर तपोवन की तरह लगी। ये मैजिकल जगह थी केदार खड़क, और यही होने वाला था हमारा आज का नाइट स्टे। लगभग 3 किलोमीटर की खड़ी चढ़ाई और बोल्डर वाले एरिया को पार करने के बाद पहुंच चुकी हूं मैं केदार खड़क। और पीछे से सौरभ जी भी आ गए हैं। हम इनसे 40 मिनट पहले निकले थे, लेकिन ये हमारे 5 मिनट बाद ही यहाँ पहुंच गए। यहाँ से अब हम कैंप साइट के लिए निकल गए, जो थोड़ा ही आगे था। पोर्टर और बाकी की टीम अभी पीछे आ रही थी, तो हम बैठकर इंतजार करने लगे। यहाँ बैठकर मैं और सौरभ अब अगले दिन के केदारताल का प्लान बनाने लगे। अभी टाइम कोई 10:30 ही बज रहे थे और पूरा दिन पड़ा था, तो हमने सोचा क्यों नहीं आज ही केदारताल के दर्शन भी कराएं, क्योंकि आज मौसम क्लियर था, जिसका कि अगले दिन गारंटी नहीं थी। आधे घंटे रेस्ट के बाद मैं केदारताल के लिए निकल गई। सौरभ बाकी की टीम को यहाँ टेंट्स का सेटअप समझाकर पीछे से आने वाले थे। यहाँ से केदारताल का कोई 4 किलोमीटर का ट्रैक था, जो कि मैंने थोड़ा इजी एक्सपेक्ट किया था, लेकिन रियलिटी ठीक इसके ऑपोजिट होने वाली थी। कैंप साइट से थोड़ा आगे जाने पर अब दाहिनी तरफ हिमालय का जोगिन पर्वत दिख रहा था। इस पर्वत की ऊंचाई 20,000 फीट से ज्यादा है। केदार खड़क से केदारताल के पहले 1 किलोमीटर में आप रंग बिरंगी घास देख सकते हैं। इस घास को देखकर ऐसा लगता है जैसे किसी ने खुद अपने हाथों से इन्हें रंगा हो। अब मैं 14,000 फीट से ज्यादा की हाइट में आ चुकी थी। यहाँ ऑक्सीजन लेवल काफी कम था, तो कुछ कदम जाने पर ही सांस फूल जाती और मैं वहीं पर बैठ जाती। लेकिन अच्छी बात यह थी कि जहाँ पर भी मैं रेस्ट करने बैठती, वहाँ से आसपास के नज़ारे इतने अद्भुत होते कि थकान खुद ब खुद मिट जाती। यहाँ पर आप पानी की कई छोटी छोटी धाराएं देख सकते हैं, जो कि इन ग्लेशियर्स के अलग अलग पार्ट से निकलती हैं और आगे चलकर एक बड़ी धारा में बदल जाती है। ऐसी ही एक पानी की धारा को पार कर मैं अब घाटी के दूसरी तरफ आ गई। यहाँ से अब मैं अगले 1 किलोमीटर का ट्रैक क्लियर देख सकती थी, जो कि चढ़ाई वाला होने वाला था। अभी तक यह 1 किलोमीटर का ट्रैक प्रॉपर मार्क्ड था। धीरे धीरे अब घास की जगह छोटे छोटे पत्थर ले रहे थे।
वैसे तो अभी धूप थी, लेकिन इस हाइट पर जब बर्फीली हवा चल रही हो तो धूप में वह गर्माहट फील नहीं होती। इसीलिए मैंने इस टाइम पर भी गर्म कपड़े व जैकेट पहने हुए थे। आगे चलते हुए अब बर्फ की चट्टानों के साथ मिट्टी पत्थर के बोल्डर एरिया भी दिखने लगे थे। यह पहचान थी कि अब हम घाटी को छोड़कर ग्लेशियर एरिया में एंटर करने वाले थे। अभी मैं केदार खड़क से 1-1.5 किलोमीटर ही आई थी, लेकिन मेरी स्पीड काफी कम हो चुकी थी। मैं चलती कम और बैठती ज्यादा। हालांकि केदार ताल के लिए अभी कोई 3 किलोमीटर का ट्रैक और बचा था। नीचे से अब सौरभ भी आते नजर आए। बताने की जरूरत नहीं है कि अभी भी उनके चलने की स्पीड में कोई खास कमी नजर नहीं आई। ऊपर को जाते हुए आप बैकग्राउंड में पूरी केदार खड़क की घाटी देख सकते हैं। यहाँ से अब हम पत्थरों के बीच आ पहुंचे थे और चारों तरफ अब बस पत्थर ही पत्थर नजर आ रहे थे। केदार खड़क से 2 किलोमीटर के ट्रैक के बाद अब हल्की हल्की बर्फ दिखने लगी। यहाँ से हमें पहले अब एक छोटी पहाड़ी के टॉप पर पहुंचना था। चारों तरफ के पहाड़ों पर फ्रेश बर्फबारी नजर आ रही थी। आगे का रास्ता अब खड़े पहाड़ से होकर जाता है। इस पर बने रास्ते में अब उबड़ खाबड़ पत्थर लगे थे, जो कि बर्फ से ढके हुए थे, इसलिए कई बार इन पर पैर फिसल जाते। बर्फ में 15 मिनट के ट्रैक के बाद अब हम एक रिज पर पहुंच गए और अब हम यहां से आगे का पूरा बर्फ से ढका रास्ता देख सकते थे। यहां पर चलना एक्सपेक्टेशन से काफी डिफिकल्ट हो रहा था, क्योंकि बर्फ से ढके इन पत्थरों के बीच बीच में गड्ढे देख पाना मुश्किल था, जिससे पैर कई बार सीधे गड्ढे में ही घुस जाते। लेकिन यह जगह मेरे आज तक के सबसे खूबसूरत जगहों में से एक थी। अब मैं 15,000 फीट से ज्यादा की हाइट पर आ गई थी और यहाँ तक आने में मैं इतना थक चुकी थी कि मैं सौरभ से केदार ताल के डिस्टेंस के बारे में पूछती रहती। किधर की साइड है ताल? हाँ। मैं जवाब तो सुनना चाहती थी कि बस सामने ही ताल है, लेकिन जवाब मिलता कि अभी ताल 1 किलोमीटर दूर है और यही 1 किलोमीटर मेरे अब तक के किए गए ट्रैक्स में एक सबसे बड़ा चैलेंज बनने वाला था। पत्थरों के बीच बने गैप में कई बार पैर इतना नीचे धंस जाता कि निकालने पर आधी बर्फ जूते के अंदर चली जाती। इस वजह से अब धीरे धीरे सॉक्स और जूते गीले होने लगे थे। अभी तक मैं 5-6 बार ऑलरेडी फिसल कर गिर चुकी थी। इस
इस ट्रैक में सबसे बड़ा चैलेंज बना केदारताल से 300 मीटर पहले स्थित एक छोटा पहाड़। इस पहाड़ पर खड़ी चढ़ाई करनी थी, लेकिन कोई प्रॉपर रास्ता नहीं था। बर्फ में पैर घुटनों तक धंस रहे थे। जूते गीले हो जाने की वजह से पैर भी सुन्न पड़ रहे थे। इस 200 मीटर की पहाड़ी को कवर करने में पूरा आधा घंटा लग गया। दिन में लगभग 2 बजे अब हम फाइनली खड़े थे केदारताल की पहाड़ी पर और हमारे ठीक सामने थी महादेव की यह पावन झील। भारी बर्फबारी के बावजूद भी इस झील में काफी पानी नजर आ रहा था और यह झील चारों तरफ से बड़ी बड़ी हिमालयन श्रृंखलाओं से घिरी हुई थी। झील के ठीक सामने था थलय सागर। हिमालय का यह पर्वत इसी झील से स्टार्ट होता लग रहा था। हिमालयन पीक्स तो मैंने काफी देखे थे, लेकिन किसी हिमालयन श्रृंखला को ऐसे बेस से टॉप तक शायद ही किसी और ट्रैक में देखा हो। थलय सागर के लेफ्ट में है भृगुपंथ। भृगुपंथ भी इसी झील के किनारे से शुरू होता नजर आता है। इन दोनों माउंटेन्स को मैंने सबसे पहली बार आज इसी ट्रैक में देखा था, और वो भी इनके इतने भव्य रूप में। थलय सागर और इसके आसपास के ग्लेशियर का पानी ही इस केदार ताल का निर्माण करता है। इस ताल के बारे में मान्यता है कि महादेव ने भागीरथी यानी माँ गंगा में अपने योगदान के रूप में इस ताल को बनाया। इसीलिए यहाँ से निकलने वाली केदार गंगा नदी का पानी आगे चलकर भागीरथी नदी में मिल जाता है। इस वजह से केदार ताल को भगवान शिव की झील भी कहा जाता है। झील के किनारे एक बड़े पत्थर पर महादेव का मंदिर भी बना है। यहाँ पहुंचकर ट्रैकर्स पूजा करते हैं। थलय सागर और भृगुपंथ के साथ ही आप एक और हिमालयन माउंटेन देख सकते हैं, जो है मंदाथर। मैं इस झील के ऊपर के हिस्से में बैठकर इस मैजिकल व्यू को देखती ही रह गई। थोड़ी ही देर में एक दाहिनी पहाड़ से कुछ आवाजें आने लगी। ध्यान से देखा तो पहाड़ की चोटी से बर्फ व पत्थर नीचे की तरफ गिर रहे थे। वैसे मैंने ट्रैक्स में इससे बड़े ताल भी देखे हैं, लेकिन इस झील को जो सबसे खास बनाती है वह है इसकी लोकेशन। चारों तरफ हिमखंडों से घिरा यह ताल एक स्वर्ग सी जगह प्रतीत होती है।
एक बार आप यहाँ बैठ जाएं तो आपको यहाँ से उठने का मन नहीं करता। इस ताल के पास मौसम काफी तेजी से चेंज होते रहता है। आधे घंटे पहले एक तरफ जहां इस जगह पर धूप खिली थी, अब एकदम से काले बादल आ चुके थे। तो थोड़ा देर और बैठकर हमने अब वापस केदार खड़क का ट्रैक स्टार्ट कर दिया। दो किलोमीटर नीचे आने के बाद जब हमने केदार ताल की तरफ मुड़कर देखा तो वहां बादलों के पीछे हल्की धूप खिली दिख रही थी। एक घंटे में अब हम बोल्डर एरिया व रिज को क्रॉस करके वापस केदार खड़क के बुग्यालों में एंटर कर चुके थे। थोड़ा नीचे ही हमारे आज के कैंप्स दिख रहे थे। अगले दिन सुबह उठी तो दूर पहाड़ों पर हल्की हल्की धूप खिल चुकी थी। पास ही में स्थित बर्फ से भरे दो पहाड़ों के बीच से सूरज धीरे धीरे निकल रहा था। हम सब अपने टेंट के बाहर धूप सेकने के लिए निकल आए। हमने अपने स्लीपिंग बैग्स, मैट्रेसेस व सारा सामान बाहर धूप में निकालना स्टार्ट कर दिया, क्योंकि रात में यहाँ काफी ओस गिरी थी, जिससे सब चीजों पर नमी सी आ गई थी। मैं धूप सेकने के लिए वहीं टेंट के बाहर एक मैट्रेस पर बैठ गई। यहाँ से केदारताल जाने के रास्ते की दूसरी तरफ कुछ हिमालयन पीक्स दिख रहे थे। इनमें से एक था भैरव झंप पर्वत। यह पर्वत 17,000 फीट से ऊंचा है। इसके बारे में मैंने सुना था कि यहाँ एक समय में श्रद्धालु मोक्ष प्राप्ति की इच्छा में यहाँ अपने प्राण त्यागने आया करते थे, जो प्रथा बाद में बंद कर दी गई। 8:30 बजे के आसपास अब हमारे नाश्ते की तैयारियां होने लगी। गणेश चॉपिंग कर रहे थे और सौरव कल के भीगे जूते धूप में सुखा रहे थे। दुर्गेश ने खड़क व टेकराज जी के साथ मेरा टेंट समेटना शुरू कर दिया था। थोड़ी देर में सौरभ ने ब्रेकफास्ट बनाना शुरू कर दिया। ब्रेकफास्ट में चीज टोस्ट, सेवई और मैगी बनने वाली थी। टेंट के बाहर से आप माइटी थलै सागर, भृगुपंत व उसके आसपास और कई हिमालयन माउंटेन्स देख सकते थे। यहाँ पर खड़े कुछ हिमालयन पहाड़ियों का शेप काफी यूनिक व ब्रेथ टेकिंग था। यहाँ पर बैठकर मैं अब अपने कल के केदारताल ट्रैक के बारे में सोचने लगी, जो कि अब एक ड्रीम सा लग रहा था।
वैसे मैंने कई ट्रैक्स में एक दिन में 25-25 किलोमीटर तक का भी ट्रैक किया है, लेकिन कल मैं 14-15 किलोमीटर के ट्रैक में ही इतना थक चुकी थी कि लास्ट में एक एक कदम उठाना मुश्किल सा लग रहा था। इसकी वजह शायद यहाँ लो ऑक्सीजन और बर्फ में भीगे गीले जूते हों। लेकिन एक बार जब मैं केदारताल के पास पहुंची तो उस डिवाइन नेचर को देख मैं मेस्मराइज रह गई। मैंने शायद ही पहले कभी वैसी जगह देखी हो। थोड़ी देर में अब नाश्ता रेडी था। तो मैं अपने लिए प्लेट में नाश्ता रख इसी अनोखी प्रकृति की सुंदरता को देखते हुए अपना नाश्ता करने लगी। केदारताल का ट्रैक मुझे हमेशा से ही असंभव सा लगा था, जिसका कारण था इसका डिफिकल्टी लेवल और रिस्की रास्ता। सौरभ और उनकी टीम के बगैर शायद ही मैं कभी यह ट्रैक पूरा कर पाती। सौरभ की इस ट्रैक की एक्सपर्टीज और उनकी टीम के डेडिकेशन ने मेरे लिए इस ट्रैक को थोड़ा इजी बना दिया। मेरे साथ हैं सौरभ पवार जी, जो हमारे गाइड हैं इस केदारताल ट्रैक के लिए। ये केदारताल ट्रैक मैं कर रही हूँ सोल सीकर कंपनी के साथ, जो इन्हीं की उत्तरकाशी बेस्ड कंपनी है। इनके साथ मैं 3 और ट्रैक पहले कर चुकी हूँ, जो हैं डोडीताल, दयारा बुग्याल और गौमुख तपोवन। तो आपने इनसे पहले जो है वीडियो में इनको आप देख चुके होंगे। नाश्ता करके मैं आगे निकल गई। बाकी की टीम नाश्ता व पैकिंग कर पीछे से आने वाली थी। जाते हुए यह रास्ता और खूबसूरत लगने लगा था। केदार खड़क से नीचे आते हुए बैकग्राउंड में इन सभी पीक्स को एक साथ एक और आखिरी बार मैं देख सकती थी। केदार खड़क से नीचे जाने पर इनमें से कई पीक्स पहाड़ों के पीछे छिपने वाली थी। जहां भी मौका मिलता मैं इन छोटी छोटी नदियों के पास बैठ इन ग्लेशियर्स के पानी के बहने की आवाज को सुनने बैठ जाती। दो घंटे में मैं अब एक बार फिर से भोज खड़क के ठीक ऊपर बने फूलों के बागानों के बीच पहुंच गई। इन बगीचों के बीच से होते हुए मैं वापस उसी टूटे टिन शेड से होते हुए कई लैंडस्लाइड एरिया को पार करते हुए एक बड़े झरने के पास पहुंच गई। दिन में 2 बजे अब मैं एक बार फिर से गंगोत्री में बने चेक पोस्ट पर वापस पहुंच गई। यही सौरभ के होटल में लंच के बाद शाम को मैं गंगोत्री मार्केट घूमने निकल गई, जहां पर मुझे हमारे एक सब्सक्राइबर ने पहचान कर रोक लिया। शाम 7 बजे मैं गंगोत्री मंदिर के दर्शनों व आरती के लिए पहुंच गई। मां गंगा की शाम की आरती में शामिल होना मेरे केदारताल ट्रैक का इससे अच्छा अंत और भला क्या ही हो सकता था।